Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own channel ज्ञान के मोती। Dear viewers, आज की वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जो कि है कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 हेतु, जिसका शीर्षक है पर्यावरणीय प्रदूषण, इसके कारण एवं इसका प्रभाव। तो आइए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं पाठ का अध्ययन कार्य। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हवा, पानी व मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम ये भी जानते हैं कि इनकी स्वच्छता व शुद्धता हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। यह सब जानते हुए भी हम प्रतिदिन अपने क्रियाकलापों से इनमें हानिकारक पदार्थों को मिलाकर या इनके संतुलित संगठन को बिगाड़कर इन्हें अशुद्ध करते जा रहे हैं, जिनके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे हमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण व मृदा प्रदूषण आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनका जीव जगत तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, जिनका जीवधारियों एवं अन्य घटकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। आइए सोचें कि हम ऐसा क्या क्या करते हैं जिससे हमारे जीवन उपयोगी संसाधन प्रदूषित हो रहे हैं। आइए विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों व उनके परिणामों को जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जल प्रदूषण के विषय में। डियर स्टूडेंट्स, जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थों की उपस्थिति, जिसके कारण जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जल प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषित जल अनेक बीमारियों का कारण होता है। जल प्रदूषण के कारण जान लेते हैं। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला है उद्योगों द्वारा। विभिन्न उद्योगों एवं घरेलू उपयोगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदियों, झीलों व तालाबों आदि में जाकर उसके जल को प्रदूषित कर देते हैं। दूसरा है मानव की दैनिक क्रियाएं। डियर स्टूडेंट्स, नदी, तालाबों आदि में कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, सीवेज लाइन का गंदा पानी इसमें प्रवाहित करने के कारण जल प्रदूषित होता है। तीसरा है कृषि एवं कीटनाशक दवाएं। फसलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए उपयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादें एवं कीटनाशक दवाएं वर्षा के जल के साथ नदियों, तालाबों में पहुंचकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव जान लेते हैं। प्रदूषित जल का प्रभाव जलीय जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मानव पर पड़ता है। प्रदूषित जल को पीने से बीमारियां हो जाती हैं। अब हम जानते हैं कि जल जनित बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। जल जनित बीमारियां जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु तथा अमीबा के कारण पेयजल के माध्यम से अथवा एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छरों के काटने से फैलती हैं। आइए इनके विषय में जानते हैं। दूषित जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग तथा एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग, जिनकी अलग अलग तालिकाएं दी हुई हैं, आप इनको देखिए, मैं पढ़ रही हूँ। पेचिश, जो कि अमीबा द्वारा होता है। अतिसार, जीवाणु द्वारा। टाइफाइड, जीवाणु द्वारा। पीलिया, विषाणु द्वारा। और हैजा, जीवाणु द्वारा फैलता है। अब एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? एकत्रित जल में मच्छर की प्रजातियां जैसे एडीज, एनाफिलीज आदि पनपती हैं, जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोगों की वाहक होती हैं। यानी इनसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोग फैलते हैं। जल जनित रोगों से बचाव के हेतु हम क्या कर सकते हैं? अपने परिवेश को स्वच्छ रखें, आसपास कूड़ा कचरा न एकत्र होने दें, पीने के लिए स्वच्छ पानी का प्रयोग करें तथा पेयजल को स्वच्छ स्थान पर ढक कर रखें। अपने आसपास जल एकत्रित न होने दें। जल स्रोतों को अपने दैनिक क्रियाकलापों से दूषित ना करें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। रोग होने पर चिकित्सक की सलाह से दवा लें। आइए इसे भी जानते हैं।
मिनामाता रोग जापान देश के कुमामोटी यानी कुओमितांग क्षेत्र की एक कंपनी चिस्सो कॉरपोरेशन ने 1932 से 1968 के बीच पारे को अपशिष्ट के रूप में मिनामाता खाड़ी में फेंक दिया, जिससे खाड़ी के जल का प्रदूषण स्तर बहुत अधिक हो गया। खाड़ी के मछलियों में यह पारा जहर के रूप में प्रवेश कर गया। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें हाथ, पैर, मुंह सुन्न होना, संवेदन में गड़बड़ी, हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव व फाले जैसे लक्षण दिखाई दिए। बहुत से लोगों की इस बीमारी से मृत्यु भी हो गई। यह बीमारी पहली बार मिनामाता खाड़ी के आसपास रहने वालों में देखी गई। इस कारण इसे मिनामाता रोग कहा जाने लगा। आइए अब हम पढ़ते हैं कि जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, नदी, तालाब आदि में कपड़े धोने व पशुओं को नहलाने आदि से बचें। पेयजल स्रोतों की नियमित सफाई करते रहें। प्रत्येक नगर में वाहित जल शोधन संयंत्र लगाकर जल से प्रदूषणकारी तत्वों को पृथक करके ही पानी को जल स्रोतों में जाने दें। जल प्रदूषण के विषय में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के विषय में। जब वायुमंडल में बाह्य स्रोतों से धूल, गैस, धुआं व दुर्गंध आदि इतनी मात्रा में उपस्थित हो जाए कि उससे वायु के मूल गुणों में अंतर आ जाए तथा उससे मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान होने लगे तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इनके कारण जान लेते हैं। वाहनों द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। उद्योगों द्वारा। अनेक उद्योगों जैसे रासायनिक खाद, इस्पात, सीमेंट व चीनी मिल आदि से निकलने वाला धुआं व धूल के कण वायु में मिलकर इसे प्रदूषित करते हैं। प्राकृतिक स्रोतों द्वारा। प्राकृतिक आपदा जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। दुर्घटनाएं। कभी कभी मानव की असावधानी से अनेक दुर्घटनाएं जैसे कारखानों में गैस का रिसाव, आणविक स्टेशन पर विस्फोट व युद्ध सामग्री तथा पटाखा फैक्ट्रियों में लगी आग से भी वायु प्रदूषण होता है। इसका प्रभाव जान लेते हैं। वाहनों और कारखानों से विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं जो सांस द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर दमा, टीबी, एलर्जी व डिप्थीरिया आदि बीमारियां पैदा कर देती हैं। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रसायन वर्षा जल में मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं, जिसका प्रभाव पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा इमारतों आदि पर पड़ता है। फ्रिज, एयर कंडीशनर आदि से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो ओजोन परत को क्षरण करती है। ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का निर्माण करती है। इसकी अधिकता भूमंडलीय तापन का कारण बन रही है, जिससे ध्रुवीय बर्फ तीव्र गति से पिघल रही है यानी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। जल स्तर के बढ़ने से बाढ़ तथा तटीय क्षेत्रों के डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है। आइए इसे भी जानते हैं। भोपाल में स्थित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का उत्पादन किया जाता था। 2 और 3 दिसंबर 1984 की शीत रात्रि में जहरीली मिग गैस का अचानक रिसाव हुआ, जिसके कारण वायु प्रदूषण से कुछ घंटों में ही हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। भारी संख्या में जानवर भी मारे गए। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। आपने भी अवश्य सुना होगा। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? ईंट भट्टों, उद्योगों को शहर से दूर स्थापित करें। चिमनियों को ऊंचा करें व उसमें धूम्र अवक्षेपक यंत्र लगाएं। वाहनों की नियमित सर्विसिंग कराएं। कूड़ा करकट व फसलों के डंठल आदि को न जलाएं, बल्कि इसको किसी गड्ढे में डालें और खाद तैयार करें।
घरों में परंपरागत ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, उपले आदि के स्थान पर सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि का प्रयोग करें। अधिक से अधिक पौधारोपण करें। वाहनों में यथासंभव सीएनजी गैस का प्रयोग करें। जल प्रदूषण जान लिया, वायु प्रदूषण क्या है ये जान लिया। अब हम सुनेंगे ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। आपने अनुभव किया होगा कि विवाह, जुलूस व अन्य आयोजनों आदि में प्रायः लोग तेज ध्वनि में डीजे बजाते हैं। इससे कानों में अजीब ढंग का आभास होता है। थोड़ी देर तक धीमी आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं देती। वास्तव में जब ध्वनि का कानों व मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे तो उसे शोर कहते हैं और यही ध्वनि प्रदूषण का रूप है। इसके कारण जान लेते हैं। यातायात के साधनों की तेज ध्वनि भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। टीवी, रेडियो, डीजे आदि को तेज ध्वनि में बजाने पर ध्वनि प्रदूषण होता है। पटाखों की तीव्र आवाज से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनें, सायरन व जनरेटर आदि भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। प्रकृति में घटने वाली कुछ प्राकृतिक क्रियाएं जैसे बिजली कड़कना, तूफानी हवाएं व ज्वालामुखी विस्फोट से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, किंतु ये घटनाएं बहुत कम समय के लिए होती हैं। इससे इनका दुष्प्रभाव कम होता है। आइए अब हम इसका दुष्प्रभाव जान लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण से आंशिक व पूर्ण बहरेपन की समस्या हो सकती है। आप सबने भी ये महसूस किया होगा कि जब से हम लोग हेडफोन का यूज करने लगे हैं और अधिकतर सभी जनरेशन के लोग हेडफोन का यूज अधिकतर करने लगे हैं, जिसके कारण हमें भी कुछ बहरेपन की समस्या उत्पन्न होने लगी है। नहीं होने लगी है तो आगे होने लगेगी। इसलिए हेडफोन से बहुत बहुत बचें। मानसिक तनाव, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन व अनिद्रा की समस्याएं भी ध्वनि प्रदूषण से हो जाती हैं। अधिक शोर में रहने वाले व्यक्तियों में रक्तचाप के बढ़ने व दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक शोर के कारण पशु पक्षियों को भी अपना आवास छोड़ना पड़ रहा है। अब इस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? वाहनों में तीव्र ध्वनि वाले हॉर्नों का प्रयोग न किया जाए। इसे अनावश्यक रूप से भी न बजाया जाए। रेडियो, टीवी, डीजे आदि का कम प्रयोग करें। ऐसे उपकरणों का प्रयोग करें जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हो। उद्योगों को शहर से दूर स्थापित करके तथा इसकी पुरानी मशीनों को समय समय पर बदल कर भी ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। आइए इसे भी जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में वृक्ष भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। वृक्ष उच्च ध्वनि तरंगों का अवशोषण करने के साथ ही उन्हें वायुमंडल में विक्षेपित करने में सहायक होते हैं। सड़कों के किनारे लगे वृक्ष वाहनों की आवाज को रोकते हैं, जिससे बस्तियों तक शोर कम पहुंचता है। इसलिए सड़कों के किनारे लगे वृक्षों को ग्रीन मफलर भी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का प्रदूषण कैसे होता है। मृदा समस्त जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को भोजन एवं आश्रय प्रदान करती है। कुछ प्राकृतिक व मानव जनित कारणों से जब मृदा की गुणवत्ता का ह्रास होने लगता है तो इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण जान लेते हैं। कृषि द्वारा फसलों में रसायनों व कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने से मृदा प्रदूषित हो जाती है। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा घरेलू तथा औद्योगिक संस्थानों से निकले अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक, तांबा, पारा व गंदा जल आदि मृदा में मिलकर इसे प्रदूषित कर देते हैं। वनों का विनाश। वन पर्यावरण को शुद्ध रखने के साथ ही साथ मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। वनों की कटाई से जीव जंतुओं की कमी व मृदा अपरदन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्राकृतिक कारण भी हैं। ज्वालामुखी, भूस्खलन, समुद्री तूफान व अम्ल वर्षा द्वारा भी मिट्टी प्रदूषित होती है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? मिट्टी में रहने वाले जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है, जिससे पेड़ पौधों व फसलों की वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित मृदा पर पैदा होने वाली फसलों के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए?
फसलों पर कम से कम रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गांव व नगरों से निकलने वाले मल एवं गंदगी का उचित निस्तारण किया जाना चाहिए। वनों के विनाश पर रोक लगाना और अधिक से अधिक पौधरोपण करना। हमने विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों, उनके स्रोत, प्रभाव व नियंत्रण को पढ़ा और समझा। आइए विचार करें कि क्या आधुनिक समाज की जीवन शैली भी इन प्रदूषणों का कारण बन रही है। आइए जानते हैं आधुनिक समाज की जीवन शैली। पिछले कुछ सालों में हमारी जीवन शैली में अनेक बदलाव आए हैं। रोटी, कपड़ा व मकान हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोग विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, जो किसी न किसी रूप में पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। ईंधन व बिजली। आज ईंधन एवं बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। बिजली का प्रयोग अब केवल प्रकाश देने के लिए नहीं, बल्कि टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर तथा अन्य कई बिजली से चलने वाली मशीन व उपकरणों आदि में कर रहे हैं। कोयला तथा प्राकृतिक गैस प्रमुख ईंधन है, जिनका उपयोग अधिकता से किया जा रहा है। हमारे पास में प्राकृतिक ईंधन सीमित मात्रा में है और हम इन्हें तेजी से नष्ट करते जा रहे हैं। ईंधन एवं बिजली के उपकरणों के अतिशय प्रयोग से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। प्लास्टिक। वर्तमान में पॉलीथीन का उपयोग बढ़ा है। लोग बाजार से सामान लेने के लिए झोले के स्थान पर प्लास्टिक की थैली का प्रयोग कर रहे हैं। दैनिक जीवन में अनेक उपयोगी वस्तुएं जैसे डिब्बा, बाल्टी, खिलौने, फर्नीचर, सजावट का सामान प्लास्टिक से बनाए जा रहे हैं। प्लास्टिक व इससे बनी हुई वस्तुएं नष्ट नहीं होती हैं। प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन आदि उपयोग के बाद फेंक दी जाती हैं, जो नालियों के पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करती हैं। इसे खाकर जानवर भी मर जाते हैं। मिट्टी पर परत बनाकर ये मृदा को भी प्रदूषित करती है। डिटर्जेंट। आजकल विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट, साबुन, सर्फ आदि व घोल आदि का प्रयोग किया जाता है। ये डिटर्जेंट जल के साथ मिलकर तालाबों, नदियों व समुद्र में पहुंचकर जल को प्रदूषित करते हैं। इस प्रदूषित जल का दुष्प्रभाव जलीय पौधों तथा जंतुओं पर पड़ रहा है। पेंट सामान्यतः वे पदार्थ होते हैं जिनमें दूसरे पदार्थों को रंगने की क्षमता होती है। पेंट बनाने के लिए कई रासायनिक पदार्थों जैसे लेड, सल्फर, नाइट्रोजन आदि का प्रयोग किया जाता है। लेड एक जहरीली धातु है, अतः इस प्रकार के पेंट का उपयोग करने से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ये पेंट जल एवं मिट्टी में मिलकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। आजकल खाद्य पदार्थों में भी रासायनिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रशीतक यानी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर जैसे शीत उपकरणों में रासायनिक पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग ठंडा करने वाले पदार्थों के रूप में किया जाता है। यह गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। इससे सूर्य में आने वाली पराबैंगनी किरणें वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। पराबैंगनी किरणों का मानव एवं अन्य जीवधारियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सोचें और लिखें कि कहीं हमारे क्रियाकलाप जाने अनजाने में प्रदूषण का कारण तो नहीं बन रहे हैं। आइए एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं हमारे क्रियाकलाप, उनके परिणाम एवं प्रदूषण किस प्रकार का होता है इस बात पर। कूड़ा करकट जलाना, तालाबों व नदियों में पशुओं को नहलाना, इनका परिणाम क्या होता है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और जल में गंदगी होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है कूड़ा करकट जलाने से, जिससे होता है वायु प्रदूषण। और तालाबों व नदियों में पशुओं को नहलाने से जल में गंदगी होती है, जिसका मुख्य परिणाम होता है जल प्रदूषण। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के विषय में विस्तार से पढ़ा। इन्हीं मुख्य बिंदुओं की चर्चा के साथ मैं समाप्त करती हूँ अपना अध्याय यहीं पर। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए और हमारे द्वारा प्रदूषण ना हो ऐसी कोशिश कीजिए। थैंक यू।